11 को रशियन हाउस में पैनल डिस्कशंस होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग्स होंगी जहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और रशियन यूनिवर्सिटीज़ आपस में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके आएंगे जिससे म्यूचुअल कोई रिसर्च प्रोग्राम्स, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स या फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स के ऊपर बात करेंगे। प्लस जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं उन लोगों से भी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऐसी उनकी इंसाइट्स लेने की, जैसे कि डिग्रीज जो है दोनों कंट्रीज़ की वो आपस में रिकॉग्नाइज की जा सके। स्टूडेंट्स के लिए वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में बात की जा सके। कौन से ऐसे बिजनेस सेटअप्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्लेसमेंट्स इंडियन कंपनीज दे सकती हैं। इंडिया में कुछ रशिया के जॉइंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो एटॉमिक स्टेशन हो, चाहे एरोस्पेस में हम लोग कोलैबोरेट करते हो, तो इंडियन बच्चों को वहाँ पे उनको पढ़ाई करवा के और वो सारे स्पेशलाइज्ड उनको स्किल्स देके और यहाँ पे कैसे उनको हम लोग काम में ले सकते हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। 12 तारीख जो एग्जीबिशन है वो ली मेरिडियन में होनी है, जहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज अपने अपने स्टॉल्स से बच्चों को अपने कोर्सेज के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में सब जानकारी देंगे। और 13 को जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लोग इंडिया कुछ यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करेंगे जहाँ से उनको कुछ एक्सपीरियंस मिल सके, जिससे वो अपने करिकुलम में इसी तरह से इनकॉर्पोरेट करके और इंडियन बच्चों को आगे कैसे फ़ायदा दिया जा सकता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इस समिट में जो स्कॉलरशिप सीट्स हैं, इस वक्त रशिया जो है रूस 200 स्कॉलरशिप सीट्स प्रोवाइड करता है इंडियन बच्चों के लिए सभी विभिन्न तरह के कोर्सेज में, और इसको कैसे हम आगे और इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स को, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो रूस एजुकेशन कंपनी है वो इस साल 47 लाख की स्कॉलरशिप्स बच्चों को देने का ऐलान करने वाली है इसी समिट के दौरान। तो हो सकता है कि इस समिट के बाद इंडियन स्टूडेंट्स को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा कि कैसे वो रशिया में किन किन कोर्सेज में एडमिशन कर ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। So, thank you so much. Now we are open for questions. Jobs and placement are not for medical or other courses. I mean, what is the jobs and placement scenario in Russia? If you are looking to attract students in other courses. Well, it's easier to answer about the medical students because there are lots of them. And when they come back to India, they have to pass their Indian exam to obtain the necessary documents. They open their businesses here, they start their practices as doctors, and we know very many examples of how the people get very well off with this kind of education. As for the other professions, yes, there are not so many, and I know many people getting back here, for example, those who live in the south of India. There is an atomic station, a big project which is underway between Russia and India, and they work with this according to the profession obtained. They work at this atomic station. Then there are lots of Indians who continue to, when they come back to India, who continue to work in the military sphere also, because they get military education, get military technical education, and they work here according to the diplomacy. Well, there are lots of teachers of Russian language, Indians, who come with the philological education back in India. There are many teachers in different disciplines who work here, but also some of them, of your competitors who study, who have graduated from the universities, they prefer to stay in Russia. They marry Russian women, they form families, international families, and they stay and they live there in Russia, working according to their professions. अभी तक जो है 95 से 99% बच्चे जो है वो मेडिकल के लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह की समिट्स जो है वो इसलिए ऑर्गेनाइज की जा रही हैं कि जो रशिया में दूसरे कोर्सेज हैं, जैसे रशिया के जो एविएशन के कोर्सेज हैं, एरोस्पेस के जो कोर्सेज हैं, उनको भी बढ़ावा मिल सके। उससे फ़ायदा क्या होगा कि कुछ जो है रशिया के साथ हमारे सरकार के जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं या जॉइंट वेंचर्स हैं, चाहे वो अभी जैसे मेक इन इंडिया जो मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम लोग
जो टैंक्स वगैरह हैं वहाँ से पहले लेते थे, अभी उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आगे कैसे हम उनको बना सकते हैं। तो जो ऐसे जॉइंट वेंचर्स होंगे उनमें उन पास आउट्स को हेल्प मिलेगी यहाँ पे जॉब करने के लिए। ज़रूरी नहीं पड़ेगा कि हम रशियन लोगों को यहाँ पे लेके आए। तो अभी कोशिश ये है कि जो भी सरकार के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रशियन गवर्नमेंट के साथ, उनमें कैसे हम लोग उन कोर्सेज को हम लोग बढ़ावा दे सकें कि बच्चे, हमारे इंडियन बच्चे वहाँ जाएँ, उसकी स्पेशलाइजेशन करके आए और यहाँ पे आके वो जॉब करते हैं। मेरा क्वेश्चन था, जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग फॉर MBA and they complete their education there, will they get job there? Will there some kind of assistance will be provided? बिल्कुल, रशिया में there is a new rule that after completing your education आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी and within a year you can also apply for citizenship there। तो आपको जो है वो उन्होंने रूल्स काफी सिंपल कर दिए वीजा के लिए और जॉब को आप इजीली अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आप जॉब कर सकते हैं। 1,200 people applied, and so only 200 will get the permission. And for some universities, what we call it, there are up to 40 people for one place. For some of them, 2 of them. For some universities, less than 1, but for some of them, more than 40. And I think that this quota should be increased by our Russian government, and it should be increased as more and more Indians will want to go to study in Russia. तो स्कॉलरशिप के लिए जो है उनकी एक वेबसाइट है एजुकेशन इन रशिया, वहाँ जाके बच्चे अप्लाई करते हैं और 200 सीट्स हैं अभी के लिए जो स्कॉलरशिप सीट्स हैं। तो उनके मार्क्स वगैरह को देख के उनका सिलेक्शन होता है और वो कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जो आपने एक और क्वेश्चन दिया है इंडियन काउंटर पार्ट्स का, तो हमारे पास जो कंफर्मेशन है दैट इज IP यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, शारदा यूनिवर्सिटी, SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस न्यू दिल्ली, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जम्मू, मैक्स हेल्थ केयर, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स DU, जामिया हमदर्द, इंडो रशियन यूथ क्लब एसोसिएशन, सेंट मैरीज एजुकेशन सोसाइटी, संतोष यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी एंड रामा यूनिवर्सिटी। Any minister from central government or state government? Any minister? सर अभी जो टाइम है उसमें किसी कंफर्मेशन हम लोगों ने सबको इनवाइट किया था, बट उनको सरकार ने जो है डिप्यूट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हम लोगों की कोशिश ये थी कि अब वो लोग आ जाए, लेकिन इलेक्शन का टाइम है, अभी वो लोग आ ही नहीं सकते, पार्टिसिपेट करना उनके लिए मुश्किल है इस टाइम से। थोड़ा सा क्लियर कर दें कि लीगल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक विकास सेक्टर पीपल, वो इसमें अगर सर जो रूस एजुकेशन की जो कंपनी है उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें ये चीज़ देखते हैं ये लोग, लेकिन जो रशियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है उसमें किसी तरह का कोई भी कोटा या फिर EWS वगैरह नहीं, जो अप्लाई करेगा डिजर्विंग है उनको मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी इसमें। Sir, sharing this side from the statesman. Sir, is there any opportunity for the Indian students to get the education as industry ready after the completion of the course, so that they could get the opportunity of job there? And any skill initiative are also provided for the students? That the students after completion of their course have the opportunity to stay back in Russia and they can get the jobs. अभी रशियन गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 साल में वीजा के जो नॉर्म्स हैं they have been very much relaxed, so students can stay there, they can do their jobs for improving their skills. There are tie-ups. Suppose many medical universities have tie-up with Max Healthcare, where students come back during their holidays or vacations. They undergo special courses, simulation center में जाके patients को देख के and they can improve their skills so that अगर वो यहाँ पे आके भी जब काम करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप ये बताएं कि क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है आपके यहाँ रशिया में, क्योंकि हम दिल्ली की तरफ जाते हैं या स्टेट अगर स्टेट में जाते हैं तो 12वीं कॉलेज के बाद 12वीं से पहले कॉलेज अलग है, महाराष्ट्र में 10वीं के बाद ही कॉलेज है, और अगर महाराष्ट्र में जब बिहार में चले जाए तो और स्टेट एजुकेशन की बात हो जाती है।
तो ये क्राइटेरिया, तो एजुकेशन क्राइटेरिया आपका एडमिशन का क्या है और आपके पास सब्जेक्ट कब से शुरू होते हैं, और इसमें क्या कि राइट टू वे में क्या इंग्लिश कंपलसरी आपके यहाँ है या क्या? सर देखिए, रशिया में एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज जो है उनको चाहिए आपकी 12th में आप पास हैं तो आप वहाँ पे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक कोर्सेज हैं, जैसे मेडिकल का जो कोर्स है उसमें इंडियन सरकार की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस एनएमसी ने 2021 में जारी किया है, जिसमें स्टूडेंट का नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो अगर स्टूडेंट वहाँ जाता है तो उसका नीट क्वालिफाई होना चाहिए और कोर्स की कुछ ड्यूरेशंस वगैरह हैं, तो अगर स्टूडेंट्स वो फुलफिल करते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम लोग जो है स्टूडेंट्स किसी तरह से गाइड करते हैं कि आपको सबसे पहले इंडियन सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है, उसके बाद रशियन जो है उसमें ऐसी कोई बड़ी चौड़ी कोई गाइडलाइंस नहीं है। सेमेस्टर वहाँ शुरू होते हैं सितंबर से, अभी जो एडमिशंस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और ये सितंबर तक एडमिशंस चलेंगे। स्टूडेंट्स वहाँ पे अक्टूबर तक वहाँ पे जाते हैं और उनका जो है सेमेस्टर वहाँ शुरू हो जाता है। आप जैसे कहते हैं कि बहुत लोग कम जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जो रशियन टेक्नोलॉजी है उसको हम कंपेयर करें एक यूरोप से तो बहुत हेल्थ टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक बहुत तेज, इतना इफेक्टिव नहीं बन पाता है। और एजुकेशन की बात हम करें तो सब्जेक्ट कोर्स भी बहुत ही डिफरेंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम रिफ्रेश करें तो इसलिए अगर सब चीज़ें अगर सही हो जाएं तो शायद रशिया में जाना लोग स्टूडेंट पसंद करें। और आज भी बहुत से वीजा के लिए लोग रुके पड़े हैं, वीजा जल्दी से नहीं पा रहा भारत, जिस तरह के आज भी जो चल रहा है उस वजह से भी वीजा जल्दी से नहीं दे पा रही। नहीं सर, देखिए जो रशिया में पहले दिक्कत थी, एडमिशंस क्यों कम होते थे, क्योंकि वहाँ पे रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी, तो बच्चों को वहाँ जाके 1 साल रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ता था, उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई होती है रशियन लैंग्वेज में। तो बहुत लोग सोचते हैं कि 1 साल एक्स्ट्रा वेस्ट करना है, नई लैंग्वेज सीखनी है। तो अभी रशियन गवर्नमेंट जो है, रशियन यूनिवर्सिटीज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो। अगर मैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करूँ, रशिया में 45 से ज़्यादा प्योर मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से 30-40% जो है वो इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। अभी और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसलिए इंग्लिश मीडियम कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड यस, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इतनी जबरदस्त है रशिया के पास, वही टेक्नोलॉजी सीखने के लिए अगर हमारे बच्चों को हम प्रोत्साहित करें तो शायद अगर हम लोग सब मिलकर इसके अंदर काम करें तो ये हो सकता है और बच्चे समझ आएंगे, तभी जाएंगे सर। अगर मिलकर काम करेंगे, अगर आप लोग अगर ऐसा करेंगे तभी जाएंगे। Completely independent journalist. You just said that this is for year 24-25. What you were talking, admissions which the children will take now. Right now we're talking about admissions for 2024-25, but the scholarship seats for 2024-25, their application has already been closed on 30th of January this year. So students who want to apply for scholarship, now they have to apply for session 2025-26. 26. Yes. And what is the last date for that? Any last date? Actually, usually it is November, December, but this year also it was extended to 30th of January, and maybe this year also we'll see what is the response, and we will request the government if it needs to be extended, it can be extended to January. Even we don't know the exact date when the campaign starts and when it will be closed. So we will inform you on our site, in our socials. Normally it starts in autumn, and for different countries it lasts for different periods of time, and for some countries it is prolonged. So we will inform you about the campaign 25-26. Thank you so much. आप सब लोग यहाँ पे आए।